वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ। मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा पीपल्स नेशनल पार्टी। प्रोग्राम का मौजू वही हस्बे रवायत हस्बे मामूल मौजूदा हालात के मुताबिक पाकिस्तान रियासत मदीना कह लूँ, ममलकत इत्तेहादात पाकिस्तान कह लूँ, या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कह लूँ। वो एक बच्चे के दो तीन नाम होते हैं, लाड से, प्यार से, मोहब्बत से। कुछ लोग बाहर फिर कोई और नाम भी होता है, उसको कुछ और नाम से पुकारते। खैर, हमें ये मसला नहीं है। मसला आज ये है कि मैं जब 16-17 साल की उम्र थी तो मैं पंजाब में बड़ा अरसा रहा। वहां पे हम लोग थे। वहां पे उस वक्त चोर चकार रात को आते थे, तो ठीकरी पहरा एक होता था। वो हर गली में से, हर रोज एक गली में से या मोहल्ले में से तीन चार लोगों का नाम होता था, चार पांच लोग। तो वो मुख्तलिफ छत पे बैठ जाते थे रात को, और फिर वो एक दूसरे से कम्युनिकेटेड होते थे और बताते थे कि जी चोर किधर चोर। एक दफा ऐसे हुआ कि मेरा भी नाम आ गया अपने घर में। चल भी तुम, हमें भी शौक था। तो मेरे एक मामू थे, उनके पास डबल बैरल की राइफल होती थी, वो बड़ी, उस वक्त बड़ी बुक्कत थी। तो वो लेके हम बैठ के, रात को शोर हुआ चोर चोर चोर। हम भागे, सब भागे, आगे एक बंदा भाग रहा है, चोर चोर चोर, वो भी कह रहा है, हम लोग उसके पीछे। तो वो भी गुल मिल गया। आगे लोग गायब, वो पता नहीं लगे, कमाद के खेत थे। तो वापस आ गए और वो बंदा गायब हो गया। अब सबने कहा यार, वो जो आगे चोर चोर कह रहा था वो कौन था? असल चोर तो वो था। इमरान खान साहब ने एक लॉबिंग जो फर्म, लॉबिंग अपनी 2021 में उसके साथ मुआहिदा किया, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो असद मजीद जो वहां पे सफीर थे, उन्होंने मायदा किया लॉबिंग का, पीटीआई का। और वो जो जिसके साथ किया, वो पाकिस्तान के अंदर सीआईए के हेड रह चुके थे, और उन्होंने ही वो ड्रोन हमले वगैरह जो करवाते रहे। और इमरान खान साहब ड्रोन हमलों की आजकल बड़ी मुखालफत, और उसको जनरल परवेज मुशर्रफ पे बड़ी लान तान करते रहे हैं। और अब एक सवाल है कि मुमकिन तौर पे उसी फर्म ने इमरान खान साहब को बताया हो कि आप जा तो रहे हैं, एक बयानिया पहले एंटी अमेरिका बनाए, ताकि लोग आपको मजीद आपके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एंटी इस्लामिक, एंटी अमेरिका बयानिया और इस्लामोफोबिया का बयानिया बना के बंदा दिनों दिन और कुछ नहीं तो मशहूर जरूर हो सकता है। चलते हैं शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैंने आपको आप मुझे कहते होते हैं कि पंजाबी जो बंदा पंजाबियों के साथ कुछ अरसा काफी रहा हो ना, वो हम्म। उर्दू के 10 लफ्ज के बाद 2 लफ्ज पंजाबी ना बोले तो उसके अंदर ठंड नहीं पड़ती, यार, स्कीन नहीं होती। और मुझे मुसीबत यह है कि वो पहाड़ी और पंजाबी और उर्दू और ऐसी करके ना मिक्स। अब तो खैर आपके साथ बैठ के कुछ फर्क पड़ा है मुझे, लेकिन काफी मुझे ये समझे कि बस एक बीमारी है, चलो ऐसे कह रहे। नहीं, उर्दू बोलना तो एक मजबूरी है, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन की जबान है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपको पता है कि तकरीबन पढ़ाई जाती रही है और पांच पांच छह जबानें ऐसी हैं जो लोग जानते हैं, बोलते हैं। जी लेकिन जब आप मकामी जबान फर्ज करें कि शीना ना बोल सकते हूँ, कश्मीरी ना बोल सकते हूँ, जी डोगरी ना बोल सकते हूँ, जी जी। क्या कोई एक जबान इनमें से बोल सकते हूँ, तो अगर आप प्रोग्राम करते हैं सारे लोगों के लिए, तो फिर वो उर्दू बोल रहे उस जबान में आप करेंगे जो कम्युनिकेशन में आपकी मदद करे। बिल्कुल। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि चार जबानें जो है वो पाकिस्तान में, चार से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। जुबानें तो बहुत है। सराइकी भी एक कौमी जबान है, लेकिन जाहिर है कि चूंकि मीडिया ऑफ स्टडी जो है वो उर्दू है, तो इसलिए कम्युनिकेशन में अगर आप दूसरे को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उर्दू या हिंदी, ये आप कह सकते हैं कि राब्ताकारी की जबानें हैं। जी और यकीनन हमारा ये जो प्रोग्राम है हम इसी नीयत से करते हैं कि जो कुछ भी हमारा नैरेटिव है वो लोगों तक पहुंचे और वो समझें, जी। ताकि वो आवाम दोस्त कुव्वतों को और आवाम दुश्मन कुव्वतों को बेहतर अंदाज में पहचान सके।
क्योंकि जी साम्राज्यी कुवतों ने जी आ, एक फॉर्मूला बनाया था डिवाइड एंड रूल का। जी फिर कुछ तरक्की पसंद दानिशवरों ने इसका तोड़ निकाला और कलेक्ट एंड रूल का फॉर्मूला बनाया। जी आज का जो एरा है ये है कंफ्यूज एंड रूल, जी कि आपको ना दोस्त का पता चल सके ना दुश्मन का पता चल सके। और इस वक्त है, आप कह सकते हैं पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जी ये कन्फ्यूजन की बेस्ट एग्जांपल है। जी लोगों को पता नहीं चल रहा है कि उनके जिंदा दुखों का इजहार कौन कर रहा है और कौन है जो उनके मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। जी ये जो एंटी अमेरिका या इस्लामोफोबिया, ये सारे जो नारे हैं, ये किसी न किसी एतबार से एक पैटर्नेज के अंदर रहे हैं। जी और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जो कंट्रोल करने वाली फोर्सेस हैं, वो गैर जमहूरी कुत्ते हैं उनको कहा जाता है, या डीप स्टेट और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, जी जिन्होंने जमहूरियत के पौधे को इस्तेकाम बख्शने के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसको डिरेल करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए अपने सारे रियासती वसाइल विद इम्यूनिटी इसको इस्तेमाल किया। कोई कानून जो है वो उनसे पूछ नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में आपको एक लॉलेसनेस नजर आती है। लोग कई लोग हैं जो मिसिंग पर्सन हैं, उनके प्यारे जो है वो सड़कों पे बेचारे आए फरियाद करते हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है। जी जिसकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, बड़ी बड़ी मुराद है, उनको कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। और इसी तरह जर्नलों को भी आप ये देखें कि पाकिस्तान की अगर स्टेट से सबसे ज्यादा कोई बेनिफिशियल इदारे हैं तो वो जुडिशरी है, और उसके बाद जो है वो आर्मी ऑफिसर है। और उस आर्मी ऑफिसर्स के अंदर भी जो क्लास है वो जनरलों की है। जी बिल्कुल एस के जिस मुल्क को कहते हैं कि ये कोई इस्लाम के नाम पे बना, उसमें गुलामान मुस्तफ़ा की एक अक्सरियत जो है वो खुले आसमान तले सोती है। उनको तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं है, दो वक्त का उनके बच्चों को उनको खाना मैसर नहीं है, रोजगार के मौके दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं बल्कि खत्म ही हो गए हैं। जी और महंगाई का एक तूफान है जो कंट्रोल होने में नहीं आ रहा है। और अब आप कह सकते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर भी इस इशू पे काफी दरारें पड़ चुकी हुई है। क्योंकि कई एक पाकिस्तान के जो मुख्तदर रहनुमा हैं उनको समझ नहीं आ रही है कि आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें तो गिर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में आए दिन आ, कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं। वक्ती तौर पर कुछ खबरें ये आई कि रुपया मुस्तकम हुआ है और डॉलर जो है वो अनस्टेबल है, और शायद ये 180 185 की सतह पे जाए। बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तान में जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं उनके रेट गिर गए हैं। जी जी और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो उसका कोई सर पैर नहीं है। आप ये, मैंने कल भी बात की थी कि आप ये देखिए कि लॉलेसनेस क्या होती है, कि दो सूबों में जहां पीटीआई की हुकूमत है, वो मरकज को न सिर्फ मानने के लिए तैयार नहीं है बल्कि कुछ वफाकी वुज़रा के लिए उन्होंने ऐलान कर रखा है, हत्ता कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी, कि उसको हम फांसी लगाएंगे। आज कुछ और देखिए, जमानतें कोर्ट से हिफाजती जमानतें ले लेना ये तो कोई मसलों का हल नहीं है ना। सवाल ये है कि दो हुकूमतें बज़िद हैं कि हमने इस वफाकी हुकूमत की रीट को नहीं मानना, और वो चैलेंज करते चल रहे हैं। जी चीफ मिनिस्टर पंजाब हो या चीफ मिनिस्टर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हो, उधर
ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान का वाहिद इशू जो है वो ये है कि शहबाज गिल साहब को एक पता नहीं बगावत हुई या नहीं हुई, लेकिन जो उन्होंने जो कुछ कहा किसी एक वेपर में, तो उस पर बहुत सारी दफात लगा के उनको गिरफ्तार किया गया और पुलिस बजिद है, या आप कह सकते हैं कि वफाकी हुकूमत बजिद है कि इनका मजीद पुलिस जिस्मानी रिमांड लिया जाना चाहिए। इब्तदाई कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड देके तीसरे दिन उनको जुडिशल कर दिया, लेकिन हुकूमत जो है वो अपील में गई और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को डायरेक्टिव दी हैं कि आप इनको इसको दोबारा समाअत करें और नजरसानी करें और तमाम कानूनी पहलू को मद्देनजर रखते हुए फैसला दें। हम्म। आ, एक तरफ है इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शहबाज गिल पे नंगा करके तशद्दुद किया गया, उसको मारा पीटा गया, उसको वादा माफ गवाह बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और दूसरी तरफ जो पंजाब का इंटीरियर मिनिस्टर है वो ये कहते हैं कि उन पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ, जो उन्हीं की पार्टी के हैं। तो ये जाहिर है कि एक कन्फ्यूजन, एक क्यास है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि उनका पुलिस उन पे तशद्दुद कर रही है। सरकारी जो इदारे हैं लाइक इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब जो है वो कहते हैं कि उन पे किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक हैं और उनको डॉक्टरों की सहूलतें भी मैसर हैं और हर तरह की जो है ना उनको कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। बाकी जो लीगल पॉइंट्स हैं वो तो कोर्ट ही फैसला करेगा कि कोर्ट ने उनकी जमानत करनी है या उनको दोबारा जिस्मानी रिमांड में पुलिस के पास भेजना है। आप ये कह सकते हैं कि ये वाहिद केस है कि जो इस वक्त मीडिया में भी और हर जगह जो है वो इस तरह उछल रहा है कि जैसे ये कोई पाकिस्तान का वाहिद मसला है, वेयर एज के कई लोग जो है वो न सिर्फ गिरफ्तार होते हैं बल्कि वो मिसिंग है और उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश भी नहीं किया जा रहा है। और कोर्ट के पास हैं जो हेबिस कार्पस की पिटिशंस हैं, कोर्ट इस पोजीशन में नहीं है कि उनको अपनी अदालत में तलब करके उनको पेश करके उनका जिंदा या मुर्दा होने का कोई सबूत उनके उसके वर्षा को दे सके। इमरान खान साहब जो है वो पहले इलेक्शंस, फौरी इलेक्शंस पे बड़ा जोर देते थे, अब वो जिमनी इलेक्शन की तरफ चले गए हैं और 9 जो जिमनी इलेक्शंस की 9 नशिस्तों पे उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए और शायद कोई 2-3 हलकों के अंदर उनके कागजात जो जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त पाए गए। लेकिन ये भी शनीर है कि जो उनके अपोनेंट उम्मीदवार हैं वो उनके इलेक्शन की अहलियत को चैलेंज करने वाले हैं। 3 जगह चैलेंज हो गए ना। हाँ जी। अब जाहिर है कि ये तो फैसला कानून की रोशनी में ही होगा कि आया जो कुछ मुखालिफ उम्मीदवार उन पे जो इलेक्शन कमीशन के उस फाइंडिंग जो फंड फंडिंग के हवाले से है उस पे अभी अमल दरामद वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहरहाल कानून की नज़र में इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त है, आप कह सकते हैं कि उनके गिर्द जो है ना एक घेरा डाल दिया गया है। जी। इसका इंजाम क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान है वो कोई कानून की हुक्मरानी वाला मुल्क है नहीं कि जो हम सीधा सीधा प्रिडिक्ट कर सकें कि इन फाइंडिंग्स के नतीजे में उनको सजा मिलेगी या कोई सेलिएंट कंप्रोमाइज हो जाएगा और सत्ते खैर हो जाएंगी। किसी अगर और मुल्क जहां जहां अदलिया के फैसले बड़े ट्रांसपेरेंट होते हों, विदाउट एनी प्रेशर्स होते हों, उस पे एस्टेब्लिशमेंट का कोई दबाव ना हो, तो फिर तो कानून की रोशनी में देखा जा सकता है कि इस शक्ल में उनका पॉलिटिकल मुस्तकबिल क्या है। हाँ। और ये भी अपनी मिसाल आप ही है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में कई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी अंबेज रवैये और सभी बातें कही, यहाँ तक कहा कि उनकी अपॉइंटमेंट है में हमारा कोई रोल नहीं है, बल्कि हमें एक चिट पे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने वो जो न्यूट्रल हो गए हैं उन्होंने दी थी और हमने उनके कहने पे। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे, मुझे अपनी जाती मालूमात नहीं है मेरी। जी जी जी। जब एक बंदा एक असेंबली का मेंबर हो, जी उसका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, इस्तीफे की कोई बात नहीं है, कुछ कुछ नहीं हुआ, वो कंटिन्यू मेंबर ऑफ
नेशनल असम्बली। जी। उसके बावजूद वो बगैर किसी इस्तीफा कबूल हुए दिए हुए या मतलब किसी तरह भी दोबारा कोई और दूसरी उसी असम्बली का दो और इलेक्शन मुख्तलिफ सीट से लड़ सकता है कानूनी तौर पे कोई? वो लड़ सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती है। और अगर वो फॉर्मली अपने इस्तीफा टेंडर कर दे, और वो कोई जैसे ऐसे ही, जैसे फर्ज करें कि अगर एक मेंबर असेंबली दो जगहों से मुंतखब हो जाता है तो किसी एक जगह को अपनी चॉइस छोड़ के देता है, मुताबिक छोड़ देता है। छोड़ देता लेकिन ये है कि एक सिटिंग एमएलए भी, एमपी एमएलए या मेंबर नेशनल एमएनए असेंबली, जी एमएनए, वो जी अगर उसने रिजाइन दिया हुआ है तो वो दोबारा किसी भी जगह से इलेक्शन लड़ सकता है, अगर कानून उसके रास्ते में। कानून से मरार ये है कि वो नहीं कि वो पहले असेंबली का मेंबर था तो अब कैसे इलेक्शन लड़ रहा है, बल्कि अगर कानून की कोई दीगर शिकें जो है उसके रास्ते में आयल ना हूं, जैसे वो जो 62 63 या हाँ, जो है। जो है। अच्छा। और तो लिहाजा ये है कि वो तो आई थिंक के कोई कानूनी हिच नहीं है। अब वो हम्म, इलेक्शन तो लड़ सकते हैं। और जो इस वक्त तक जो एतराजात उन पे उठाए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पे उनके खिलाफ कोई फैसला आएगा। यानी इलेक्शन लड़ने से उनको अभी नहीं रोका जा सकेगा, क्योंकि हुकूमत ने अभी तक उनके बारे में किसी किस्म का कोई डिक्लेरेशन दिया नहीं है, और ना ही किसी कोर्ट ऑफ लॉ में हुकूमत ने अपने उस डिक्लेरेशन की रोशनी में उनकी नाअहली को के लिए कोई तहरीक पेश की हो। तो ये अभी आप कह सकते हैं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने अपनी फाइंडिंग दी है कि इन इन चीजों में। अलबत्ता कानून को आजमाने के लिए कोई भी उसी फैसले को चैलेंज कर सकता है किसी ओ, इलेक्शन सही। ऑफिसर के पास है। आपकी लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पे जो है वो आप कोई। सही कह रहे हैं। जी। मुझे आपकी बात से कोई ना इत्तेफाकी मतलब कोई हाँ, मुखालफत नहीं है। जी। वैसे कश्मीर का जो पाकिस्तान का आर्टिकल है वो आइन जो है कि आइन जो जी। 1973 में बना था हम्म। उसमें एक आर्टिकल है 257। जी जी जी। पढ़ा है आपने? मेरा ख्याल है वो जी जी। कश्मीरी शहरियों के पास मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। पाकिस्तान वही करेगा जो कश्मीरी चाहेंगे। देखिए, वो तो है ना 257 के आफ्टर प्लेबिसेट या रेफरेंडम, कश्मीरी जो फैसला करेंगे, पाकिस्तान ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी वो की हुई है कि जी। हम उसके मुताबिक जो है वो कश्मीरियों के साथ कोई माहिदा करेंगे। हम्म। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो सेक्शन 1 है, जिसमें पाकिस्तान की टेरिटरी को डिफाइन किया गया है, उसमें हम्म। ये दो इलाके शामिल नहीं है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनली आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का आईनी हिस्सा नहीं है। नहीं है, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ जी। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब इलीगल है। और फिर जिस लेजिस्लेटिव असेंबली को एक्ट 74 के किसी भी क्लास को तरमीम करने का या उसको खत्म करने का अख्तियार नहीं है, वो 15वीं आईनी तरमीम मंजूर करेगी तो उसकी लीगल पोजीशन क्या होगी। इस वक्त तक के जो लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगरचे ये एरिया जो है ये पाकिस्तान के जेर इंतजाम है, और एक प्रिज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान ने ली है कि अनसिप के तहत, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत, एक फर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान ने ली है कि इन इलाकों की देखभाल करना, इन लोगों को फैसिलिटेट करना, इनको हर नौ की कि इसके इम्तियाजी सलूक से महफूज करने के लिए ये इंतजाम किया गया है, जब तक कि प्लेबिसिट ऑफिसर का को डिक्लेयर नहीं होता और प्लेबिसिट के हालात पैदा नहीं होते। अब जाहिर है कि उसमें जो आपको पता ही है कि हम कई दफा कह चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस है, उसमें वो जो 20-21 जनवरी 1948 की रेजोल्यूशन है, उसमें तो आउटराइटली पाकिस्तान को कहा गया था कि यू शुड विकेट द टेरिटरी।
जी, और जो 13 अगस्त 1948 की जो रेजोल्यूशन है, एक कम्प्रीहेंसिव रेजोल्यूशन है, और उसके साथ एक ट्रूस एग्रीमेंट भी है। जी, जिस उस ट्रूस एग्रीमेंट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रोल का भी तयन है, किसने क्या कंप्लाई करना है इस रेजोल्यूशन की रोशनी में। और जब ये सब चीजें जो है वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को ये मुल्क कंप्लाई कर देंगे कि हमने इस रेजोल्यूशन के मुताबिक ये इकदाम उठा लिए हैं, तो जी, देन यूएन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है फॉर द प्लेबिसेट। पाकिस्तान ने अभी तक उस रेजोल्यूशन के मुताबिक कंप्लाई नहीं किया, क्योंकि जी, पाकिस्तान ने फर्स्ट कंप्लाई करना है, यानी पाकिस्तान ने उस पर अमल करना है, और उसके बाद सेकेंडली इंडिया ने बतदरीज अपनी आर्मी को रिड्यूस करना है बिलो द बेल्ट, वहां आर्मी रखनी है, बेल्ट ऑफ द आर्मी को विड्रॉ करना है। ये सारा मैकेनिज्म उसमें दिया हुआ है। अब जाहिर है कि ये जो मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेशंस कश्मीर में हुए हैं, चाहे वो ऑपरेशन जबराल्टर है, या ऑपरेशन गुलमर्ग है, या ऑपरेशन टुपैक है, इन ऑपरेशंस के जरिए दरअसल इसी इसी नुक्ते से बचने के लिए एक खून खराबा करवाया गया है, शोर शराबा करके, तो जोर जबरदस्ती से जो बेसिकली इन रेजोल्यूशंस को डिले करवाया गया है। और अब जाके तो यूनिलेटरली ये फैसला कर लिया गया है, जो 15वीं तरमीम जो सभी लोगों ने पढ़ ली है, अब उसको बार बार प्रोग्रामों में जो है वो रिपीट करना कोई मुनासिब बात नहीं है। जी, जी, तो बात यह है कि एक स्टेटमेंट है कि ये पूरा एरिया जो है वो कॉलोनाइज्ड हुआ हुआ है, अंडर ऑक्युपेशन है। तो इसमें जो इंसानों के, यानी कश्मीर के इस हिस्से के अंदर या वो किसी भी हिस्से के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो कंप्रोमाइज हुए हुए हैं। अच्छा, कई लोग जो है वो बुनियादी तौर पर वो एक कौमियत की हमायत करके दूसरे के खिलाफ नफरतें उगलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेसिकली अटेंशन सीकर्स हैं। रियासत जम्मू कश्मीर, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी का कि ये कश्मीरियों का, ये रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों का मुल्क है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की कौमियतें शामिल हैं, लद्दाख की कौमियत शामिल है, जम्मू की कौमियत शामिल है, कश्मीरी कौमियत शामिल है, पुंछी कौमियत शामिल है। ये सब लोगों का एक रजाकाराना वफा बन गया था, जो 1846 में मार्च जून में आया। अब जाहिर है कि एक आपकी शनाख्त होती है मुल्क के अंदर, और एक शनाख्त होती है मुल्क से बाहर। आप पसंद करें या ना करें, आप भले जो है वो आ, शायद लफ्ज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो या नफरत करते हो, लेकिन कोई भी शख्स नफरत वाला या मोहब्बत वाला वो बाहर आके चाहे अपने किसी कौमियत का तारफ करवाए कि मैं बलोच हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पश्तून हूँ, मैं पंजाबी हूँ, अल्टीमेटली लोग उसको कहेंगे हाँ यस 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 यू आर पाकिस्तानी। ठीक है। इसी तरीके से कश्मीर के अंदर बसने वाले जो मुख्तलिफ कौमियतों के लोग थे, एक वक्त में जब वो रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं जाते थे, तो वो बेशक कहे मैं रावलाकोट से हूँ, या मैं पुंछ से हूँ, या मैं मीरपुर से हूँ, या मैं कहीं से हूँ, तो लोग जो है वो उनको आसानी के साथ शनाख्त करते थे कि ओ यस यू आर कश्मीरी। बरतानिया में एक खुसूसी बात बनी कि चूंकि एक ही जिले से बहुत सारे लोग तशरीफ ले आए, मीरपुर जिले से, और उनको मीरपुरी कहा जाने लगा। ऐसे ही जैसे मतलब यह कि मुल्क के अंदर पुंछी हैं, तो लेकिन मीरपुरी जो है वो कोई उनकी शान बढ़ाने के लिए नहीं, एक एक न्यूमेरिकली वो एक जगह पे ज्यादा बड़ी तादाद में हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो कंस्पिरेटर थे, जो उनको बतौर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करते, वो कोशिश कर रहे थे कि इसकी बुनियाद पे एक डिवीजन क्रिएट करें। उसमें खास करके जो 88 की
इस जो टोपैक ऑपरेशन के अंडर जो मूवमेंट थी, उसमें यही वजह है कि कई एक जो रियासत जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो इस तहरीक से या इस ऑपरेशन से एग्री नहीं करते थे, इसके नक्काद थे, और तो उन्होंने जो है वो ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो कश्मीरी है ही नहीं, ये तो कोई मीरपुरी है, कोई कहीं का है, किसी ने जो है ना। तो जाहिर है कि हमारा दुश्मन तो हमें डिवाइड करके रखना चाहता है, वो हमें जिलों में अजला में तकसीम करना चाहता है। और ये सारे जो भला के हैं, ठीक है, हमारा ऑफिशियल नाम जब कभी भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबमिट होता है तो उसमें हम लोग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ही लिखते हैं, लेकिन उसके जो कंपोनेंट हैं, वो चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे लद्दाख है या दीगर जगह हैं, उनको हम जरूर मेंशन करते हैं, इस एतबार से कि हमारी कोई भी कौमियत जो है वो एक्सक्लूड ना हो जाए। लेकिन एक फ्लो में जब कोई ये कहता है, अपना अपना अपने आप को स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ कमिट करता है, तो उसकी ब्रॉडर बेस जो है वो एक शनाख्त बनती है कश्मीरी। अब उसमें अगर कोई जम्मू वाला तकलीफ महसूस करता है या कोई पुंछ वाला या कोई मीरपुर वाला, तो सवाल तकलीफों का नहीं है। सवाल ये है कि आउटसाइड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के लोगों को लोग किस शनाख्त है और क्या नाम देते हैं। जी। और मैं अपने हवाले से भी कई दफा ये वजाहत कर चुका हूं, लेकिन चूंकि यहाँ हुक्मरान तबकों का जो सियासी अंसर है वो चाहता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़, अनात, प्रोपेगेंडा बकें, ताकि जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इत्तेहाद है, जो इतिहास है, वो बरकरार ना पाए, और ये एक दूसरे के खिलाफ ही बंदूकें ताने रखें। बात यह है कि जो लीगल पोजीशन है वो भी हम कई दफा अपने प्रोग्राम में भी बयान कर चुके हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान एज फाते नहीं आया, बल्कि उसके साथ एक ट्रीटी हुई जो आपके लेजिटिमेट रूलर ने की। लेकिन उस ट्रीटी में यानी कंपल्शन क्या थी? कंपल्शन ये थी कि 22 अक्टूबर में ट्राइबल्स का एक पूरी फोर्स और उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर ट्रूप्स भी दाखिल हो गए, जो यूएन की अपनी फाइंडिंग्स है, ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कहते। तो उन फाइंडिंग्स के मुताबिक है, अगर ये यलगार ना होती और स्टैंड स्टिल वो एग्रीमेंट जो रियासत जम्मू कश्मीर का और पाकिस्तान को वो था उसको ऑनर किया जाता, तो शायद रियासत जम्मू कश्मीर के बसने वाले लोगों को आज जिन सवालात का, जिस जो जो उनका वजूद खतरे में पड़ा हुआ है, इसका सामना ना करना पड़ता। और यकीनन जो पाकिस्तान के दानश्वर है, वो कुछ ने तो इसका बरमला इजहार किया है, कई एक टीवी टॉक शोज के अंदर भी बड़े बड़े रिटायर्ड जनरलों ने भी, लाइक एयर मार्शल असगर खान ने भी कहा कि ये सारी जंगें हमने छेड़ी हैं, और इन जंगों के नतीजे में जो सबसे ज्यादा मुतासरा कौम है वो कश्मीरी कौम है। अब यकीनन ये जो आज आज जो सूरत हाल है कि लोग एक कश्मकश में मुब्तला हो गए हैं, शनाख्त का बहरान पैदा हो चुका है, उनके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लेके तो अपनी सरजमीन जो उनकी अपनी मलकियत है उस पे भी यानी सवालिया निशानात खड़े हो गए हैं। और ये बहुत ही संजीदा मरला है, जिसमें मैं ये समझता हूं कि उन तमाम लोगों को जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों से कोई थोड़ी भी हमदर्दी रखते हैं, उन्हें इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है और इस पे एक मौक़िफ़ अख्तियार करने की जरूरत है। मैज बैशिंग की जरूरत नहीं है कि हम जो है वो आधे लोग जो है वो हिंदुस्तान पे चढ़ाई करते हैं, आधे पाकिस्तान पे चढ़ाई करते हैं, बल्कि एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, और ख़ास करके वो जो कौमों और कम्यूनिटियों के वजूद को न सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि अपने कौमी हकूक़ के लिए भी वो जदोजहद कर रहे हैं, उन ऐसे ऐसे नुमाइंदों के साथ जो है ना वो इत्तेहाद की ज़रूरत है, ताकि इस लड़ाई को बेहतर अंदाज में लड़ा जा सके।
अदरवाइज जो है वो नकार खाने में तोते की आवाज की मानद है कि चूंकि आजाद कश्मीर के अंदर कोई इंटरनेशनल मीडिया ऑपरेट नहीं करता और इतनी बड़ी मूवमेंट है जो हर जगह, और गिरफ्तारियां हैं, तशद्दद है, पुलिस गर्दी है, फौज गर्दी है, तो लेकिन लोग आप ये देखें कि पाकिस्तान के किसी नेशनल मीडिया ने कोई आधे मिनट की भी खबर नहीं चलाई है। ये जो महंगाई के खिलाफ हुई है, ये जो लोड शेडिंग के खिलाफ हुई है, ये जो सयाती मकामात पे कब्जे की वो है 15वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, वो इवन इस्लामाबाद के अंदर जो कॉन्फ्रेंस जो जो सहूलत कारों ने ही की थी, उस कॉन्फ्रेंस को भी कोई जगह नहीं मिली पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के अंदर। इसलिए ये इलाके जो है वो हमारे नुक्ता नजर से सोशली बहुत ही डिप्राइव्ड एरिया है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है या आजाद कश्मीर है। इसके लिए जाहिर है कि जिन फोरम्स पे स्टेट्स कोई अनसरेबल हो सकती हैं, उन फोरम में ज्यादा से ज्यादा जो है वो नुमाइंदगी की जरूरत है। और उसके लिए हमें तमाम ही रहनुमाओं को खतूत लिखना चाहिए, आलमी रहनुमाओं को भी, फॉरेन ऑफिस को भी, ताकि एक प्रेशर हो और पाकिस्तान के हुक्मरान तबके भी होश के नाखन ले लें, ताकत की बदमस्ती की के अंदर जो है वो एक कौम के कौमी एहसासात और जज्बात पे शब मारने से बाज आ जाए। शौकत साहब, जी 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 बात मैं जी काट रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। आप हमारे नाज़रीन और सामईन अच्छी बातें सुन रहे थे। जी सॉरी, आपने अभी जैसे फरमाया कि जी हमने वो इन्होंने वो क्या कहते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो सब आपस में मिल के बैठे, या जब इन्होंने किया उस पर एक मायदा किया या वादा किया एक दूसरे से, हम्म, और उसके बाद और वही जो वादा करने वाले हैं जिनने दस्तखत किए, जो उस कौम मौजूद थे, वो वजीर भी थे, वो मशीर भी थे। कल एक पंजाब से वजीर हैं चौधरी मकबूल गुज्जर, जी वाला से ये एमएलए हैं, उनने कल तलब कलामी हुई है सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ, और वो इजलास छोड़ के चले गए इसी कोई 15वीं तरमीम के बारे में, या शायद कोई और बात हो। हम्म, लेकिन क्या बात है, ये सब एक पूरा बयानिया बनाया मुकम्मल कि हम ये नहीं करेंगे, कट मरेंगे, मर जाएंगे, जी देंगे, खून दे देंगे, और आफ्टर 24 आवर या 30 आवर के बाद वही वजीर, वही करारदाद पेश करने, क्या कहते हैं वो जो तरमीम, और हम्म। वही वजीर, वही मशीर, वही सारे, उस पर तायद और तजवीज, और उसके बाद दस्खत हो के कायमा कमेटी में भी वही। ये दौरा मतलब दौरा आप ये देखिए कि लफ्जों के साथ किस तरह खेला जाता है। कहते हैं कि कश्मीर काउंसिल को खत्म कर दिया गया है और कश्मीर काउंसिल के करेक्टर को चेंज करके इसको सेनेट। अब पाकिस्तान में अगर दो फोरम्स हैं, हाँ, नेशनल असेंबली में स्पीकर है और हाँ, लीडर ऑफ द हाउस है जो प्राइम मिनिस्टर है, और बिल्कुल, सेनेट है उसका अपना अलग से चेयरमैन है, बिल्कुल, तो यहां तो एक नॉन इलेक्टेड बंदा, यानी अगर वो सेनेट जो है वो कश्मीरियों पे है, तो एक पाकिस्तानी जो है वो कैसे उसका जो है वो सरबराह हो सकता है। बहरहाल ये सारी जो है वो कानूनी मुशगाफियां हैं, लोगों को उलझाने वाली बात है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है उसने ये डिसीजन किया हुआ है कि जो कुछ भी हाथ लगता है वो उसको बस हथिया लिया जाए। और चूंकि इस इलाके का कोई वाली वार्स नहीं है, तो लिहाजा ये है कि इनकी आवाज़ तो देखें, हम लोग तो अपनी बसात के अंदर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी, यूरोपियन पार्लियामेंट में, हर जगह जो है वो बात करते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे पीछे तो कोई स्टेट नहीं है, और कोई भी स्टेट आज़ाद कश्मीर के अंदर इन हालिया तब्दीलियों पे किसी किस्म का कोई मौकफ तो हमारे सामने नहीं आया। अब मैं बैठ के तो अपने दफ्तर में अगर सारी दुनिया को अपने साथ मला लूं ख्वाबों में, तो ऐसा तो है नहीं। अमली तौर पर जिन लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, जिन मुल्कों को बढ़ना चाहिए, जिनको कंसर्न्स शो करने चाहिए, उन्होंने अभी तक इस पे किसी किस्म का कोई मौकफ दिया नहीं है। जी,
और यहाँ जो 75 सालों की जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट खामोशी की है, ताबेदारी की है, और उसमें नौकरियों की है। देखिए, यहाँ सियासत को बड़े तरीके से खत्म किया गया है, और जो कोई भी बारी भरकम आवाज आवाम के अंदर उठती थी, उनको साइडलाइन कराने के लिए पाकिस्तान की जो रियासत, कहने को तो लफ्जों में तो वो इसको मुतनाज़ा कहते हैं, लेकिन ऑपरेट तो पाकिस्तान की एजेंसियां करती हैं, लोगों को किडनैप तो पाकिस्तान की एजेंसियां करती हैं। हमारे जो कोर्ट्स और दूसरे सब जो है, जो सुपरवाइज और कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उन पे प्रेशर कौन डालता है? यही एजेंसियां डालती हैं। और जो कोई जज भी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट दिखाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ जो है वही जो मौतपीस हैं वो उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर लेते हैं। तो ये एक जबर का एक पूरा तसलसल है, और इस तसलसल में जो छोटी मोटी आवाजें या वो जो पॉलिसियां हुक्मरान तबकों ने इस खिते के लिए दी थी, तो उस तजाद के अंदर थोड़ी बहुत बातें जो है वो लोगों तक पहुंची हैं, और वो अब भी जो है लोग अपने जज्बात बरहमी का इजहार कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि 15वीं तरमीम करके, वो जिसको कहते हैं ना, नानी ने खत्म किया बुरा किया, करके छोड़ दिया उससे भी बुरा किया। तो बात यह है कि ये कोई इससे कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद जो है वो मुंजमद नहीं हो जाएगी, साकत नहीं हो जाएगी। किसी ने बहुत खूब कहा था कि कौमें जो है वो तहलील नहीं हो सकती। रियासतें कई दफा जो है वो डिवाइड भी होती हैं, वो गुलाम और रियासतों को किसी के कब्जे में भी चली जाती हैं, लेकिन कौमें अपने प्रोसेस के अंदर अपनी जद्दोजहद को किसी न किसी शक्ल में जारी रखती हैं, और बेदाखर अपने मुल्क को, अपने आप को रिवाइव कर लेती हैं। ये आज मैंने आपके हमें दुनिया की दीगर कौमों के जो जो अदम वजूद हो गई थी, जो वजूदियत जो अदम वजूदियत का शिकार हो गई थी, उनके दोबारा वजूद ने ये बात साबित की है कि कौमों को फतह तो किया जा सकता है, लेकिन कौमों को मिटाया नहीं जा सकता। मैंने आज आपके जो आपको सुनने वाले हैं आपके जी। और मुझे देखने वाले, जी। आपके सुनने वाले और हमारे देखने वाले, उनके लिए मैंने एक वो तस्वीरें भेजते हैं, कभी कहीं से, कभी हमारी आती रहती है मज़ाहिरों की भी। तो मैंने कहा आपने तस्वीर भेजी, मैंने देखी गौर से, हम्म। और अदा अच्छी है, खामोशी की अदा अच्छी नहीं। अपने कश्मीरी कौम के लिए है, कश्मीरी भाइयों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, कि अब खामोशी नहीं, अब उठना होगा, और उठें, बोलें, मांगें, नहीं मिलता छीने। मैं कोई अफरा तफरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना हक के लिए। अफरा तफरी तो पहले से ही मौजूद है, हम क्या अफरा तफरी पैदा करेंगे? हाँ। मैंने कहा कि हम अपना हक कैसे लें, आए पीसफुल तरीके से, अमन से, मुज़ाकरात से, और उन लोगों के साथ, वो लोग हमारा मुकदमा लड़ेंगे जो खुद लड़ रहे हैं, किसी की सहूलतकार नहीं है। जनाब आखिरी दफा 2 मिनट 1.5 मिनट है आपके पास अभी। तो बात यह है कि देखें, पाकिस्तान खुद इस वक्त जिस इंतशार का शिकार है, जी जी। तो तारीख और समाज का शऊर रखने वाले उसके अपने वजूद के बारे में भी काफी कंसर्न है, और उनको कंस्टेंट है क्या यह पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार रख सकेगा या नहीं रख सकेगा। तो ये जो हथापाई जो है वो गलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में कर रहे हैं। देखें, गलगित बल्तिस्तान यानी सी पैक को ही ले लें, तो सी पैक जो है, जहां से शुरू हो रहा है वहां के लोगों का उसमें कोई रत्ती बराबर उसमें ऐसा रखा गया हो, ये जो प्रोजेक्ट जिसने हमारी पूरी माहौलियात को बिगाड़ दिया है, वहां कोई रॉयल्टी रखी हो, तो ये सब जो है वो वसाइल की, हमारी रिसोर्सेज की जो प्लंडरिंग हो रही है, हम इस पे खामोश नहीं बैठेंगे। वहां पे बिजली पैदा और होगी। और इसके जवाबदेह हम रियासत को बना के छोड़ेंगे। और ये जो उनके रवैये हैं, ये इस 21वीं सदी में टोटली अनएक्सेप्टेबल है। हम बार बार कहते हैं कि इट इज अनएक्सेप्टेबल टू एनी सैन कश्मीरी। तो ठीक जनाब, थैंक यू जनाब। खत्म हो गया। मोहतरम नाज़रीन सामीन, कल फिर मिलेंगे।